बात करेंगे घन की भुजा ए व गोले की त्रिज्या r में संबंध ज्ञात करना। तो पिछले वीडियो हमने देखा था प्यारे बच्चों, जो हमारी आध एकक कोष्टिका थी, कौन सी कोष्टिका? आध एकक कोष्टिका। इसमें अवयवी कण कितने थे हमारे? एक थे। हम निकाला था इसमें अवयवी कणों की संख्या हमारी एक आई थी। इसमें अवयवी कण कितने आए थे? 4 फलक में, और अंत में अवयवी कण कितने आए थे? 2 आए थे। इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 6। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि उपसहसंयोजन संख्या होती क्या है। मान लेते प्यारे बच्चों ये एक अवयवी कण है। अब ये अवयवी कण है, अपने चारों ओर जितने भी अवयवी कणों से स्पर्श करेगा वो इसे कहलाती है उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या बोलते हैं इसको। तो मान लो ये हमारा एक अवयवी कण है, ये वाला। तो ये कितने अवयवी कणों से टच कर रहा है? एक इससे टच कर रहा है और एक इससे। कितने से टच कर रहा है? 2 अवयवी कणों से। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 2 है। तो एक अवयवी कण अपने चारों ओर जितने अवयवी कणों से स्पर्श करता है तो वो कहलाती है उसकी उपसहसंयोजन संख्या। तो हमारी जो आध एकक कोष्टिका होती है उसमें उस उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 6 होती है। अब देखो 6 किस प्रकार से होती है। तो हमारी आध एकक कोष्टिका कुछ इस प्रकार से बनती थी। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारी कौन सी कोष्टिका होगी? आध एकक कोष्टिका। तो जो हमारी आध एकक कोष्टिका है इसमें हम कोई भी एक अवयवी कण ले लें तो ये देखना है कि वो कितने अवयवी कणों से स्पर्श कर सकता है। तो मान लो मैंने कोई सा भी एक अवयवी कण ले लिया, जैसे मान लो प्यारे बच्चों मैंने ये वाला एक अवयवी कण ये वाला ले लिया, ठीक। अब ये देखना है कि ये अवयवी कण कितने अवयवी कणों से स्पर्श कर सकता है। तो देखो ध्यान से, मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये मैंने ए मान ली। तो यहां से और यहां तक की दूरी है, ये भुजा क्या है हमारी? ए है। तो ये अवयवी कण है ए दूरी पर इस अवयवी कण को स्पर्श करेगा। इस लाइन थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, तो एक अवयवी कण को स्पर्श हो गया। ऐसे देखो ध्यान से यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या है? ए। तो ए डिस्टेंस पर ये इस वाले अवयवी कण को भी स्पर्श करेगा। तो कितने को स्पर्श कर लिया इसने? 2 को। ऐसे ये वाला जो अवयवी कण है इस ए डिस्टेंस पर इस वाले अवयवी कण को भी स्पर्श करेगा। तो यहां हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो एक अवयवी कण है ये 3 अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है। उसके बाद क्या होगा? अब ये इधर की साइड जब हम जाएंगे तो और अवयवी कण भी जुड़ते जाएंगे। भाई ये तो हमारी मात्र एक एकक कोष्टिका है। जब इसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तभी तो हमारा क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। उसमें तो ऐसी अनेक प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती है। अब ये वाला जो हमारा अवयवी कण है, ये अवयवी कण यहां से ए दूरी पर, देखो इधर की तरफ ए दूरी पर इस अवयवी कण से स्पर्श कर रहा था, इसी प्रकार इधर की तरफ भी ए दूरी पर एक अन्य अवयवी कण से स्पर्श करेगा। ऐसे देखो ध्यान से, यहां नीचे की तरफ ए दूरी पर इस अवयवी कण को स्पर्श कर रहा था, ऐसे ही ऊपर की तरफ भी तो ए दूरी पर एक अन्य अवयवी कण को स्पर्श करेगा। ऐसे ध्यान देना, यहां से ए दूरी पर इस अवयवी कण को स्पर्श कर रहा है, ऐसे ही ए दूरी पर एक अन्य अवयवी कण को स्पर्श करेगा। तो इस प्रकार से हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो हमारा एक अवयवी कण है ये कितने को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो यहां इसमें एक अवयवी कण है वो 6 अवयवी कणों से स्पर्श करता है, इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या हमारी कितनी आती है? 6 आती है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार जो हमारी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है उसमें अवयवी कण तो हमारे 4 होते हैं, और उपसहसंयोजन संख्या इसकी कितनी होती है प्यारे बच्चों? 12। देखो 12 किस प्रकार से होती है।
फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसमें क्या होता है, अवयवी कण है। एक तो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, देखो ध्यान से इस प्रकार पहले बना लेते हैं इसको। देखिए तो हमारी आध एकक कोष्टिका बन गई, तो 8 तो अवयवी कण हमको दिखाई दे ही रहे हैं। तो 8 तो ये हमारे अवयवी कण हो गए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो हमारी आध एकक कोष्टिका है उसमें ये जो अवयवी कण होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अवयवी कण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि पहला अवयवी कण है ये इस दूसरे अवयवी कण को टच करके रखता है, ऐसे ये वाला अवयवी कण है ये इसको टच करेगा इस प्रकार से, और ये वाला अवयवी कण है ये इसको टच करेगा। तो इसमें तो व्यवस्था कुछ इस प्रकार की होती है। लेकिन यहां क्या होता है, इन प्रत्येक फलक के केंद्र में और एक अवयवी कण होता है। तो 8 तो कोनों पर अवयवी कण हो गए, और जो प्रत्येक जो हमारा फलक है इसके केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो इसमें फलक कितने हैं, 8 है, सॉरी 6 फलक। देखो हमने पहले बताया था, जो जैसे ये हमने डस्टर लिया, इसमें कितने फलक थे हमारे, 6। तब होगा क्या, एक अवयवी कण तो इस ऊपर वाले फलक के केंद्र में आ जाएगा, एक अवयवी कण ये नीचे वाले फलक के केंद्र में आ जाएगा, एक अवयवी कण इस राइट वाले फलक के केंद्र में आ जाएगा, और एक अवयवी कण इस लेफ्ट वाले फलक के केंद्र में आ जाएगा। एक अवयवी कण है वो आगे वाले फलक के केंद्र में आ जाएगा, और एक अवयवी कण कैसा आ जाएगा हमारा, इस पीछे वाले फलक के केंद्र में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो अवयवी कण होते हैं, एक तो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक फलक के केंद्र में एक अवयवी कण उपस्थित होता है। अब अगर हम ध्यान दें तो इन चारों, देखो ये जो चार अवयवी कण है, ये 1 2 3 4, ये चार अवयवी कण है, ये एक ही प्लेन में या एक ही तल में। तो ये चार अवयवी कण एक ही तल में, तो इस वाले अवयवी कण को देखो पहले, ये वाला अवयवी कण है, ये कितने अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, देखो ध्यान से, एक को स्पर्श करेगा, दो को, देखिए स्थिति कुछ इस प्रकार की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 अवयवी कण हो गए, और एक अवयवी कण कैसे, इनके सेंटर में, ये साइज थोड़ा छोटा बड़ा बन के सारे इनका सबका आकार समान है। तो इस प्रकार से ये इस अवयवी कण को देखो आप, तो ये अवयवी कण कितने को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 को। तो ये वाला जो हमारा अवयवी कण है, ये 1 2 3 4 को स्पर्श कर रहा है। अब देखो इस अवयवी कण के ठीक नीचे 4 अवयवी कण और है, तो यहां 4 तो ऊपर वाले अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है और 4 नीचे वालों को, और इसके ऊपर अगर हम एक लेयर और रखें, मान लो हम क्रिस्टल जालक बनाएंगे तो और भी एक कोष्ठक की जरूरत पड़ेगी, तो 4 ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कितने को स्पर्श करेगा, 4 4 ये हो गया 8, और 4 इसके ऊपर सेम इसी प्रकार से, तो कितने को स्पर्श करता है, 12 को। तो इसमें एक अवयवी कण है अपने चारों ओर 12 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। ऐसा नहीं है कि ये सेंटर वाला ही 12 को स्पर्श करता है, प्रत्येक अवयवी कण कितने को स्पर्श करेगा, 12 को। ये 3D डायग्राम है, और हमारा ये जो पृष्ठ एक है सर 2D, तो इसमें और इससे ठीक प्रकार से बताना संभव नहीं है, तो इसको सीधे से ही ध्यान रखना आप। तो एक अवयवी कण है अपने चारों ओर 12 अवयवी कणों से स्पर्श करता है। तो इसमें उपसहसुल जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 12, तो इसकी उपसहसुल जनसंख्या 12 हो गई। तीसरा हमारा है, तीसरी हमारी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखो इसमें कुछ किस प्रकार की संरचना बनेगी हमारी। तो इसमें क्या होगा, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 8 तो कोनों पर अवयवी कण है,
और एक क्या होता है, इसके केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होता है। तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है कि 8 कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होते हैं और एक इसके केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होता है। लेकिन अगर कुल योगदान इस एकक कोष्ठक के अंदर बात करें अवयवी कणों को, कितना होता है, 2 होता है। ये पिछले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके बच्चों। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा जो ये वाला जो अवयवी कण है, ये कितने अवयवी कणों को स्पर्श करेगा, तो आंसर आएगा 4 तो ऊपर वाले को स्पर्श करेगा और 4 नीचे वालों को। 1 2 3 4, 4 दिन अवयवी कणों को स्पर्श करेगा। 1 2 3 4, 4 नीचे वाले अवयवी कणों को स्पर्श करेगा। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 8। इसी प्रकार जो प्रत्येक अवयवी कण हमारा होता है वो अपने चारों ओर 8 अवयवी कणों को स्पर्श करता है, इसलिए इनकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 8 होती है। तो ये तो बात होगी इनकी उप सहसंयोजन संख्या की। अब हमको ज्ञात है करना है ए व आर में संबंध ज्ञात करना। इसको ध्यानपूर्वक देखना आप सभी, तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो ये हमारी कौन सी एकक कोष्टिका है, आद एकक कोष्टिका। तो इसमें देखो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहां एक गोला रखा हुआ है, यहां एक गोला रखा हुआ है। तो यहां से और यहां तक की हमारी जो ये डिस्टेंस है, यहां से और यहां तक की, तो ये हमारी कितनी होगी, ए। ये भुजा ए हो गई। अब अगर हम ध्यान दें, ये जो ए है हमारी, ये किसके बराबर है, देखो यहां से और यहां तक की दूरी त्रिज्या आर गोले की, यहां से यहां तक की दूरी ये त्रिज्या आर हो गई। तो यहां पर हमारा ए बराबर किसके आ गया, तो ए बराबर आ गया 2r के। ए बराबर आ गया, यहां लिखता हूं मैं, ए बराबर आ गया 2r के। देख लो ये हमारी ए है, तो ए कितने बराबर आ गई, 2r के बराबर। तो r बराबर क्या आ जाएगा, a/2। तो जो हमारी आद एकक कोष्टिका है, इसमें भुजा ए व आर में संबंध क्या होता है, तो a बराबर होता है 2r और r बराबर क्या आ जाएगा, a/2। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे काम में आएगा। तो यहां पर हमारा आ गया r बराबर a/2। इन डायग्राम को ध्यान से देख लेना किस प्रकार बने हुए हैं, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। दूसरा हम बात करते हैं किसकी, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की। देखो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है, तो फलक केंद्रित जो एकक कोष्टिका है उसमें अवयवी कण है वो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होता है। तो किसी एक फलक को लेकर के हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो मान लो मैंने ये सामने वाला फलक ले लेते हैं हम, ये वाला, इन लाइनों को मैं हटा देता हूं ताकि हमको ये फलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। तो इस फलक का हम अध्ययन कर लेते हैं एक का। तो इस फलक के केंद्र में एक अवयवी कण उपस्थित है। तो देखो ध्यान से, एक अवयवी कण तो हमारा यहां पर आ गया, एक अवयवी कण ये हो गया और तीसरा अवयवी कण यहां पर आ गया। अगर इन तीनों को मैं यहां पर मिला दूं तो ये हमारा फलक विकर्ण बन गया। क्या बन गया, फलक विकर्ण। और ये जो हमारा, तो ये तो हमारा बन गया क्या, फलक विकर्ण, फलक विकर्ण बन गई हमारा। और ये हमारा जो त्रिभुज है ये कैसा बन गया, संपूर्ण त्रिभुज। देखो ये जो एंगल हमारे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। तो जब हमारे ये समकोण त्रिभुज बन गया तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये हमारा क्या है, कर्ण हो गया।
ये हमारा आधार और ये हो गया लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, कर्ण स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या है आधार, तो ये हमारा हमने क्या मान लिया, यहां से यहां तक हमने क्या मानना था ए, और ये हमारा क्या है एकक कोष्टिका हमारी क्या है घन, जो हमारी ये एकक कोष्टिका ये घन है, और घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो अगर ये ए है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी ए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या है ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में लंब हमारा क्या है ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा 2a स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हमारा आ गया 2a स्क्वायर। उसके बाद में तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट आ जाएगा, तो रूट 2a स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हमारा आ गया, यहां से देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा, तो a रूट 2। तो कर्ण हमारा बराबर आ गया a रूट 2। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो हमारा कर्ण है ये किसके बराबर कर्ण, देखो यहां से और यहां तक हमारा क्या है गोले की त्रिज्या r। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक इस गोले की त्रिज्या r, ये पूरा गोला हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा 2r, और फिर ये हमारी क्या आ जाएगी r। तो कितने r हो गए 2 3 और 1 4। तो कर्ण हमारा कितना है 4r। तो 4r बराबर कितना आ गया a रूट 2। तो r बराबर क्या आ जाएगा, तो r बराबर हमारा आ गया a रूट 2 अपॉन में 4। देखो ध्यान से, तो 4r बराबर आ गया था a रूट 2, तो r बराबर आ गया a रूट 2 अपॉन में 4। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके a रूट 2। अब देख 4 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा r बराबर ऊपर क्या बचा a और नीचे 2 रूट 2। तो r बराबर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो क्लियर सभी को। तो यहां a व r में संबंध क्या आया, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, उसमें r बराबर होता है a रूट 2 या r बराबर a रूट 2 अपॉन में 4। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। तो हमारा r बराबर आया r बराबर a रूट 2 अपॉन में 4, या क्या लिख सकते हैं या a 2 रूट 2। तो ये हमारा किस में आ गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में। उसके बाद हम बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका की। देखो इसमें किस प्रकार से होगा, तो हमारी जो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है इसमें अवयवी कण तो 2 होते हैं और इसकी उपसर्जन संख्या कितनी होती है 8। तब इसमें देखना है हमको a व r में संबंध, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना आप। 8 कोनों पर 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं और एक इसके केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होता है। तो प्यारे बच्चों, जो ये केंद्र में अवयवी कण है, इसको अगर मैं इस प्रकार से इन तीनों को मिला दूं, तो ये हमारा एक बॉडी डायगोनल बन जाएगा, अंतःविकर्ण बन जाएगा।
इसको समझना कैसे है, एक कमरा है, उसके इस कॉर्नर को इसके नीचे वाले कॉर्नर से मिलाना है। यहां ये जो कॉर्नर है इसको इस नीचे वाले कॉर्नर से मिलाना है कमरे में। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति है हमारे सामने। तो अब इसको ध्यानपूर्वक देखना आप। तो इसको मैंने यहां मिला दी इसके साथ में, और इन दोनों को यहां मिला दी इस प्रकार से। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज ही है। जो कमरा है उसमें हम अगर दीवार को देखें तो 90 डिग्री के एंगल पर ही होती हो सकता है इसमें आपको नहीं लगे, लेकिन वास्तव में ये जो एंगल है कितना है, ये जो एंगल है वास्तव में कितना है, 90 डिग्री का ही है। आप कमरे की दीवार से तुलना करके देख लेना इसमें। तो ये हमारा कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अब इसमें हमको ये कर्ण ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आधार, और ये हो गया लंब। क्लियर सभी को। अब हमको ज्ञात है करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, तो यहां से और यहां तक क्या, ये जो दूरी है हमको पता है कितनी है, ए। पता है हम सभी को कि यहां से और यहां तक क्या जो ये डिस्टेंस है ये हमारा कितना है, ए है। तो लंब तो पता है हमको, अब क्या निकालना है, आधार। देखो आधार निकालना बिल्कुल आसान है। ये वाला जो हिस्सा है इस पूरे को मैं अलग करके लिखता हूं इस प्रकार से कुछ ही। इस प्रकार से कुछ ये वाला, और ये दोनों इस प्रकार से मिले हुए हैं, इस प्रकार से। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये हमारी यहां से यहां तक की ये जो दूरी है हमारी क्या है, ए, और ये हमारी क्या है, ए। ये हमारा दोबारा क्या हो गया, फिर कर्ण हो गया। देखो ये वाला हिस्सा ले लिया मैंने, ये अलग करके यहां लिख दिया, ये वाला ये हिस्सा। तो ये कर्ण है, ये कर्ण निकालना है हमको। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो आधार हमारा क्या है, ए, इसका स्क्वायर, लंब हमारा ए है तो ए का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस में स्क्वायर, 2a स्क्वायर। कर्ण बराबर, अब ये जो हमारा यहां से अगर स्क्वायर को हम हटाएंगे तो यहां रूट आ जाएगा, तो रूट 2a स्क्वायर। तो कर्ण बराबर, अब देखो ध्यान से, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा, मतलब आ जाएगा a रूट 2। तो ये जो हमारा कर्ण है ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डॉट डॉट द्वारा, ये वाला डॉट डॉट। तो ये हमारा कर्ण कितना आया, a रूट 2। इस संपूर्ण त्रिभुज का तो ये कर्ण है, और यहां पर ये क्या है, आधार है। तो ये हमारा क्या आ गया, a, इसको लिखता हूं मैं a रूट 2। क्लियर सभी को। अब क्या करना है हमको, अब ये कर्ण निकालना है, ये वाला। देखो किस प्रकार से निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार हमारा क्या है, a रूट 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में लंब हमारा क्या है, a, तो a का स्क्वायर। क्लियर सभी को। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 3a²। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √3a², या कर्ण बराबर हमारा क्या आ गया, अब ये बाहर आ जाएगा तो a√3। क्लियर सभी। तो कर्ण बराबर हमारा आया a√3। अब देखो ध्यान से, कर्ण है ये वाला हमारा, ये तो इसमें स्थिति क्या है हमारी, यहां एक गोला रखा हुआ है, एक गोला यहां है और एक गोला हमारा यहां है। तो कितने गोले हो गए इसमें, 3। और त्रिज्या कितनी हो गई, देखो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस हमारी ये हमारी कितनी है, r, और ये हमारी 2r, और फिर ये हमारी r। तो यहां से यहां तक है, ये टोटल हमारा कितना हो गया, 4r। तो कर्ण हमारा कितना है, ये 4r। तो 4r बराबर क्या आ गया, a√3, या r बराबर क्या आ जाएगा, a√3/4। तो यहां हमारा प्यारे बच्चों आया r बराबर a√3/4। तो यहां लिखता हूं मैं, तो r बराबर a√3/4। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसमें घन की भुजा a व गोले की त्रिज्या r में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने तीनों में इस प्रकार संबंध ज्ञात कर लिया। पहले में हमारा क्या आया, r बराबर a/2। दूसरे में हमारा क्या है बच्चों, r बराबर a√2/4। और तीसरे वाले में r बराबर a√3/4। उसके बाद में ये जो हमारी आध एकक कोष्टिका है, इससे प्यारे बच्चों हमारा बनता है सरल घनीय जालक। इससे हमारा सरल घनीय जालक बनता है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, इससे हमारा बनता है फलक केंद्रित घनीय जालक। तो इससे हमारा कौन सा बनेगा, फलक केंद्रित घनीय जालक। और इससे हमारा क्या बनेगा, अंतः केंद्रित घनीय जालक। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इन सभी में संकुलन क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी, इन सभी की संकुलन क्षमता। अब प्रश्न ये उठता है कि संकुलन क्षमता होती क्या है। तो संकुलन क्षमता क्या होती है प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक बॉक्स है, ठीक है, इसको हमने कंचों द्वारा भरना है इसको। तो कंचे से हम इसको भरेंगे, तो पूरा हमने भर दिया कंचियों से। तो कंचियों से भरने के बाद कंचियों ने कितना स्थान इसमें घेरा हुआ है, यह ज्ञात करना इसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। मान लो हमारी कंचियां हो गई बच्चों, हमने इस प्रकार से भरी, उसके बाद मान लो हमने इस प्रकार से भर दी, या फिर पहले लेयर हमने इस प्रकार से बना ली, दूसरी हमने लेयर इस प्रकार से बना दी। तो हम किसी प्रकार से बनाते, ये कंचियां है, पूरा 100 का 100% भाग तो नहीं घेर सकती, कुछ ना कुछ भाग तो रिक्त होगा ही। देखो ये भाग खाली रहा, इसमें दिख रहा है भाग खाली, यहां भी थोड़ा बहुत भाग खाली, देखो ये खाली भाग रहा। तो कितना भाग तो इन कंचियों ने घेर रखा है, ये ज्ञात करना क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। तो इनको अगर हम ज्ञात कर लेंगे संकुलन क्षमता, तो हमको यह पता चल जाएगा कि जो हमारे अवयवी कण है या गोले है, उसने हमारी एकक कोष्टिका उसका कितना भाग घेर रखा है और कितना भाग खाली। क्योंकि अगर मान लो ये घेरा हुआ भाग पता चल गया कि कंची उसने मान लो 68% भाग घेर रखा है, तो बाकी बचा कितना,
32%, तो 32% हमारा कैसा है, खाली है। तो कितना भाग इन्होंने घेर रखा है उसको ज्ञात करना क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सरल घनीय जालक की। अच्छा, इससे पहले हम बात करते हैं कि संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो संकुलन क्षमता बराबर, तो ये कैसे निकालते हैं, गोले द्वारा घेरा गया आयतन। मान लो कोई भी एकक कोष्टिका है हमारी, जैसे मान लो ये एकक कोष्टिका होगी, तो इसमें जो अवयवी कण या गोले लगे हुए हैं इन्होंने कितना आयतन घेर रखा है, तो गोले द्वारा घेरा गया आयतन, इन्होंने कितना भाग इसका घेर रखा है, बटे क्या आ जाएगा। अब ये पूरी हमारी एकक कोष्टिका क्या है, घन, तो घन का आयतन। ये जो इसके अंदर हमारे जो एकक कोष्टिका है इसमें क्या लगे हुए हैं, ये गोले लगे हुए हैं, या अवयवी कण लगे हुए हैं, तो गोले द्वारा घेरा गया आयतन आ गया। और ये हमारी जो एकक कोष्टिका है ये क्या है, एक घन है, तो घन का आयतन, और प्रतिशतता कितने पर निकलती है प्यारे बच्चों, 100 पर, तो इंटू 100 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया संकुलन क्षमता प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र। उसके बाद हमको निकालनी है संकुलन क्षमता। तो गोले द्वारा घेरा गया आयतन, तो देखो ध्यान से, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले द्वारा घेरा गया आयतन आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। और घन का आयतन क्या होता है हमारे, भुजा की क्यूब। तो भुजा हमने क्या मानी थी, ए, तो एक की क्यूब, और इंटू कितने से कर देंगे, 100 से। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, संकुलन क्षमता प्रतिशत। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, तो फॉर्मूला ये रहा हमारा। तो सबसे पहले सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता हमको निकालनी है। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, गोले द्वारा घेरा गया आयतन, तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, बटे क्या आएगा, घन का आयतन। घन का आयतन कितना था हमारा, ए क्यूब, और इंटू 100। अच्छा ये बताओ, सरल घनीय जालक है, इसमें अवयवी कण कितने होते हैं, एक। तो ये जो हमारा फॉर्मूला इसको हम कितने से गुणा कर देंगे, एक से। एक से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कि यहां जितने गोले या अवयवी कण है उनसे गुणा करना है हमको, क्योंकि एक गोले का आयतन तो ये हो गया, और हमको ये देखना है कि इसमें गोलों की संख्या कितनी है। तो कितनी है हमारी, एक है। तो अब हम 4/3 गुणा पाई का मान कितना होता है, 3.14 गुणा, अब देखो आर का मान कितना है, a/2। तो आर की वैल्यू कितनी है, a/2, और इसी क्या है, क्यूब, तो इसी हम कर देंगे क्यूब, इनटू कितना है, 100, और बटे हमारा क्या है, a क्यूब। तो देखो ध्यान से, ये a क्यूब है, इससे ये a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, 4 गुणा 3.14 इंटू 100, बटे क्या आ जाएगा, 3 इंटू, अब देखो 2 की क्यूब, तो इसका मैं समझ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो ध्यान से, ये 4 है, इससे 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हो गया 314 अपॉन में 6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 52.4%। तो जो हमारा सरल घनीय जालक है इसकी संकुलन क्षमता कितनी आई प्यारे बच्चों, 52.4%। दूसरा हमारा कौन सा है, फलक केंद्रित घनीय जालक।
इसकी बात करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, यहीं पर कर देते, देखो ध्यान से। अब हम याद कर रहे हैं फलक केंद्रित घनीय जालक में। अब इसमें देखो यहां पर गोले कितने हैं, अवयवी कण कितने हैं, 4। तो जहां एक था यहां कितना आ जाएगा हमारा, 4। तो एक गोले का आयतन तो ये हो गया, और यहां गोलों की संख्या कितनी है, 4। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4। चलो मैं अलग से करके बताता हूं। तो हम बात कर रहे हैं फलक केंद्रित घनीय जालक की। तो सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता मैं यहां पर लिख देता हूं, संकुलन क्षमता। तो ये हमारी कितनी आई थी, 52.4%। अब सरल घनीय जालक के बाद हमको बात करनी है फलक केंद्रित घनीय जालक की, इसकी चर्चा करनी है। देखो ध्यान से। तो अब इसमें एक गोले का आयतन तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां गोले कितने हैं, 4। तो इंटू मैंने कर दिया 4 अपॉन में ए क्यूब इंटू 100। तो 4 गुना 4/3, अब पाई है, तो पाई की ये जो हमारा पाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू। अब देखो आर की वैल्यू फलक केंद्रित एकक कोष्ठक है, इसमें आर की वैल्यू हमारी कितनी आती है, a√2 अपॉन में 4। तो यहां पर मैंने रख दिया a√2 अपॉन में 4, और इसकी यहां पर क्या दे रखी है, क्यूब। तो इसकी हमने कर दी क्यूब, इंटू कितने से करना है, 100 से। तो देखो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू, अच्छा बटे ए क्यूब हो रहा है, देखो ए क्यूब यहां पर आ गया। तो ए क्यूब है, इससे ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 2√2 इंटू 100 बटे क्या आ जाएगा, 3 इंटू, अब 4 की क्यूब आ गई, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इंटू 4। उसके बाद क्या करना है, अब जो हमारा √2 है इसकी वैल्यू हम रख दें, पहले तो काट लेते हैं। ये 2 4 है, इनसे 2 4 कैंसिल हो गए, ये 2 है, इससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहां पर, 2। उसके बाद √2 है, इसकी हम वैल्यू रख देते हैं। √2 का मान कितना होता है, 1.414। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 74%। अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, 73.99%। लेकिन हम इसलिए कितना सकते हैं, 74%। तो फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता हमारी कितनी आ गई, 74%। उसके बाद हम बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिससे हमारा क्या बनता है, अंतः केंद्रित घनीय जालक। तो इसमें संकुलन क्षमता हमारी कितनी आई, 74%। अब इसकी चर्चा करते हैं हम, देखो ध्यान से। तो इसमें क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा, ए क्यूब, इसको ऐसे लिखते हैं, अपॉन में आगे ए क्यूब। तो देखो ध्यान से, तो इसमें क्या होगा, 4/3 इंटू पाई का मान कितना है, 3.14 इंटू, अच्छा पहले बताओ इसमें अवयवी कण कितने हमारे, 2। तो 2 का गुणा मैं आगे कर देता हूं। अब आर की वैल्यू हमारी कितनी, इसमें a√3 अपॉन में 4। तो a√3 अपॉन में 4 इंटू क्या आ जाएगा, 100, और आर की यहां पर क्या है, क्यूब। तो इसके मैंने कर दी क्यूब, और नीचे ए क्यूब है, तो ये मैंने ए क्यूब ले लिया। क्लियर सही बच्चों। अब क्या करना है, सेम वही, ए क्यूब से ए क्यूब हमारी कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू, इसको हम लिख सकते 3 की √3 की क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते, 3√3 इंटू 100 बटे क्या आ गया, 3
इंटू 4 की क्या है क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 3 से इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अभी 2 है, यहां से ये 4 है, कितना बचेगा यहां पर 2 कट जाएगा। अब √3 की हम वैल्यू रख देंगे तो √3 का मान कितना होता है 1.414। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा अप्रोक्स आएगा 68%। तो हमारी अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 68%। 68%। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम ज्ञात कर सकते हैं कि इन सभी की संकुलन क्षमता कितनी होती है। अगर हमसे ये पूछ ले कि इसमें कितना भाग खाली है, भाई गोले द्वारा घेरा गया भाग तो 52.4% है, खाली कितना है तो 100 में से घटा दो, तो ये हमारा आ जाएगा 47.6%। उसके बाद में यहां अगर हमसे पूछे तो कितना आ जाएगा 36%, ये कैसा हमारा खाली भाग, यहां कितना आ जाएगा, तो यहां हमारा आ जाएगा 32%, और यहां 36 नहीं आएगा 26% आएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि इनमें कितना भाग तो गोले द्वारा घेरा गया और कितना खाली है, और गोले द्वारा जो घेरा गया भाग हो क्या कहलाते हैं, इनकी संकुलन क्षमता। एक चीज और नोटिस करने की, यहां पर देखो आधे का कोष्टिक, इसमें अवयवी कण कितने थे, 1 थे, तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी आई थी 52.4% आई थी हमारी। इसमें अवयवी कण कितने थे 4, देखो ज्यादा अवयवी कण, तो इसकी संकुलन क्षमता देखो 74% आई है। इसमें अवयवी कण कितने थे 2, तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी आई है 68%, मतलब 68%। तो जिसमें जितने गोले होंगे उसकी संकुलन क्षमता उतनी अधिक होगी, क्योंकि गोले अगर ज्यादा है तो भाग भी ज्यादा घेरेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि जिसमें अवयवी कण जितने अधिक होंगे उसकी संकुलन क्षमता उतनी ही अधिक आएगी। इसको सरल घनीय जालक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SCC। तो कई पेपर में आता है SCC है, इसमें संकुलन क्षमता बताओ तो कितनी आएगी 52.4%। इसमें FCC या CCP, FCC या CCP या HCP, ध्यान रखना FCC, CCP और HCP, इन सभी की जो संकुलन क्षमता कितनी होती है 74%। फेस सेंटर क्यूबिक, ये क्या आ गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाला, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन सब में जो संकुलन क्षमता आती है ध्यान रखना 74% ही होती है, और इन सब में अवयवी कणों की संख्या कितनी आती है 4 ही आती है। इस प्रकार से ये अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है या अंतः केंद्रित घनीय जालक, इसको BCC के नाम से भी जाना जाता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो उम्मीद कर रहा हूं कि प्यारे बच्चों आप सभी को संकुलन क्षमता ज्ञात करना अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।